वेलकम बैक टू क्रिंस कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 331 से और आज के इस सेशन में 20 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ जो हम डिस्कस कर रहे हैं 900 MCQs की, ये आपको मिलेगी क्रिंस कॉमर्स जोन की ऐप पर, और उसी ऐप में आपको 10 मॉक टेस्ट अकाउंटेंसी के मिल जाएंगे और साथ ही साथ एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ भी अब उस ऐप में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 331। Which level operate at district level to man through outsourcing? दोस्तों, ये क्वेश्चन बेसिकली अकाउंटेंसी के सिलेबस में ज़रूर था, लेकिन अकाउंटेंसी का पार्ट नहीं है, तो इसका मैं सीधा सीधा आपको आंसर दे देता हूँ कि इसका आंसर रहेगा डी, पार्ट डी, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ शोज ₹3000 डेबिट and there are deposit of 800 not yet credited and unpresented check totally ₹500. the balance in cash book should be। कैश बुक का बैलेंस क्या होना चाहिए? देखिए, अगर हमें कैश बुक का बैलेंस पूछा गया, इसका मतलब ये आपका पासबुक का बैलेंस है, और अगर डेबिट बैलेंस है इसका मतलब अनफेवरेबल या फिर नेगेटिव बैलेंस है। तो हमारे पास जो पासबुक का बैलेंस है वो 3000 है और वो 3000 नेगेटिव बैलेंस है। देखिए, मैंने आपको शुरू से बताया था कि हमारे पास कैश बुक और पासबुक दोनों में से किसी एक का बैलेंस दिया होगा, तो हमें उस बैलेंस को दूसरे के साथ मैच करना है। इस केस में हमें पासबुक का बैलेंस दिया, हमें कैश बुक के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ट्रांजैक्शंस कैश बुक में हुई हैं, जिसकी वजह से हमारा कैश का बैलेंस बढ़ा है या कम हुआ है, उन ट्रांजैक्शंस का हमें क्या करना है। अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा कैश बुक का बैलेंस प्लस हुआ है तो हमें सेम रखना है, यानी प्लस ही कर देना है पासबुक का जो बैलेंस दिया है। अगर माइनस हुआ है तो अगेन हमें सेम कर देना है, यानी साइंस को आपने सेम रखना है, चेंज नहीं करना। लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी पासबुक का बैलेंस बढ़ा या फिर कम हुआ, उसमें साइंस को आपने रिवर्स करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ट्रांजैक्शन की वजह से मान लो एक कस्टमर ने सीधे हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, तो हमारा कैश बैक जो पासबुक का बैलेंस है वो बढ़ेगा, लेकिन हम उसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स मतलब माइनस कर देंगे। किसी ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक का बैलेंस घटा, फॉर एग्जांपल बैंक ने कुछ चार्जेस हमारे अकाउंट से काटे तो हमारा बैलेंस माइनस हुआ, अगेन हमें क्या करना है, रिवर्स करना, यानी प्लस कर देना। तो आपने याद रखना है, जो बैलेंस आप जिस बैलेंस से शुरू कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल पासबुक के बैलेंस से शुरू कर रहा हूँ, पासबुक में किसी ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा, हमें उल्टा कर लेना है। बढ़ा तो माइनस और घटा तो प्लस कर देना है। लेकिन कैश बुक में किसी ट्रांजैक्शन की वजह से बैलेंस बढ़ा या घटा, आपको सेम रखना है। बढ़ा तो ऐड कर देंगे और घटा तो माइनस कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसने कहा देयर आर डिपॉजिट ऑफ 800 नॉट येट क्रेडिटेड। बैंक में डिपॉजिट किया गया था 800 रुपया, लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। देखिए, इसका मतलब कैश बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुकी है, और अगर हमने कोई चेक बैंक में दिया क्रेडिट होने के लिए, यानी वो हमारे लिए इनकम थी, हमारी कोई रिसिप्ट थी, तो हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ा होगा, प्लस हुआ होगा। तो मैंने कहा था आपको क्या रखना है, सेम रखना है। सेम मतलब हमें भी प्लस करना है, तो 800 हम प्लस कर लेंगे। लेकिन क्योंकि ये बैलेंस माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2200 अभी भी नेगेटिव बैलेंस है। इसी तरह अनप्रेजेंटेड चेक वो होते हैं जो हमने किसी कस्टमर को इशू किए थे पेमेंट के लिए, लेकिन उसने बैंक में अभी तक वो चेक प्रेजेंट नहीं किए, उन्हीं को कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। तो अनप्रेजेंट चेक मतलब हमने किसी को चेक इशू किया था, तो कैश बुक में इससे क्या फ़र्क आया होगा कि कैश बुक हमारा माइनस हुआ होगा। तो मैंने कहा था कैश बुक का बैलेंस आपको सेम रखना है, तो हम इसको भी माइनस कर लेंगे। तो -500 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कुल मिला के हमारा बैलेंस हो गया 2700। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि जो पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा वो कैश बुक का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट, उल्टा होगा। तो पासबुक का जो डेबिट बैलेंस है वो कैश बुक का, ये 2700 कैश बुक का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, मतलब 2700 क्रेडिट बैलेंस। ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 3300 क्रेडिट, जी नहीं। ऑप्शन बी 2700 क्रेडिट, तो यही हमारा आंसर था, तो इसी पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट विच इज टू बी इनकर्ड इवन व्हेन ए बिजनेस यूनिट इज क्लोज इज ए। वो कॉस्ट जो किसी बिजनेस को बंद करने के बाद भी आती हैं, उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं। सबसे पहला ए ऑप्शन, इम्प्यूटेड कॉस्ट। बेसिकली इम्प्यूटेड कॉस्ट दोस्तों बच्चों क्या होता है कि एक
ऐसी इनकम जो मैं कमा सकता था लेकिन नहीं कमाई। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सपोज़ करो मैं आपको नहीं पढ़ाता और कहीं जॉब कर लेता, उसके बदले में मुझे सैलरी मिल जाती, तो वो मेरी इम्प्यूटेड कॉस्ट थी। या फिर मैं ये कहूँ कि मैंने एक बिल्डिंग थी जो मैं अगर रेंट पे देता तो मुझे 50,000 रेंट मिल सकता था, लेकिन क्योंकि वो बिल्डिंग मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ तो वो 50,000 जो मुझे रेंट मिलने वाला था जो कि अब नहीं मिल रहा, उसी को मैं क्या बोलूँगा, इम्प्यूटेड कॉस्ट। देन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये तो आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ा है। जो प्राइस हमने किसी एसेट को खरीदने में पे किया होगा आज से 5 साल 4 साल या 10 साल पहले, उसी कॉस्ट को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं, जिसके ऊपर फर्दर अकाउंटिंग की जाती है। संक कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो अब आप रिकवर नहीं कर सकते, यानी इसको हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कहते हैं। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट इसलिए कि जो आपकी पॉकेट से पैसा चला गया, आपने कोई चीज़ खरीदी, कुछ पेमेंट कर दी, अब वो वापस नहीं आ सकता, इसको हम इरेलीवेंट कॉस्ट भी कहते हैं। इरेलीवेंट कॉस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई डिसीजन मेकिंग करनी है तो इस कॉस्ट को हम कंसिडर नहीं करते, वो हमारे लिए इमटेरियल है इसको कंसिडर करना, तो इसको इरेलीवेंट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट या संक कॉस्ट भी कहते हैं। तो ये भी वो नहीं है। देन शटडाउन कॉस्ट, दोस्तों शटडाउन कॉस्ट वो होती है कि कई बार हमें बिजनेस को टेम्पररी क्लोज करना पड़ता है, ऑफ सीजन है, बिजनेस को क्लोज करना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए हमें अपनी फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ती हैं, तो शटडाउन कॉस्ट वो होती है जो किसी फैक्ट्री के बंद होने पर भी आती है। फॉर एग्जांपल रेंट है, अब आप फैक्ट्री में काम करो ना करो, रेंट तो आपको देना ही है, तो ऐसी कॉस्ट जो आपको बिजनेस के टेम्पररी बंद करने के बाद भी देनी पड़े, उसको शटडाउन कॉस्ट कहते हैं। तो यही इसका आंसर भी है डी, द कॉस्ट विच इज टू बी इनकर्ड इवन व्हेन ए बिजनेस यूनिट इज क्लोज्ड इज कॉल्ड शटडाउन कॉस्ट। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड एज, डायरेक्ट एक्सपेंस को हम क्या कहते हैं, किस और नाम से भी जानते हैं, मेजर एक्सपेंस, चार्जेबल एक्सपेंस, ओवरहेड एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस को सिंपली आप याद रख लो कि चार्जेबल एक्सपेंस यानी जो किसी बिजनेस की, जो किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट पे आए, उन एक्सपेंस को हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, जो कि किसी एक्सपेंस में चार्ज यानी खर्च किया जाता है, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में खर्च किया जाता है, उसी को चार्जेबल एक्सपेंस किया जाता है। सो बी इज द राइट आंसर। बजट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, दोस्तों बजट हम किस लिए बनाते हैं, बेसिकली बजट हम बनाते हैं कि जो हम फ्यूचर के लिए डिसाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉस्ट बजट के लिए कि हम कितना खर्चा करेंगे, प्रोडक्शन बजट के लिए कि कितनी प्रोडक्शन हमें आने वाले समय में करनी है, सेल्स बजट की सेल के ऊपर कितनी हम सेल करने वाले हैं। इस तरह हम तरह तरह के बजट पहले से एडवांस में डिसाइड करते हैं, पहले से उनका एक बजट बना के रखते हैं, सो दैट कि हम अपना जो हमने एस्टिमेट सेट किया उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मैच कर सकें। दैट इज़ व्हाट अबाउट बजटिंग। तो बजट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्रिडिक्टिंग इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल नहीं। डिटरमिनिंग ए फर्म सस्टेनेबल रेट ऑफ ग्रोथ, बिल्कुल नहीं। प्रोवाइडिंग द बेसिस फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन, हाँ जी, ये एक बेस होता है करेक्टिव एक्शन लेने का। फॉर एग्जांपल आपने किस कॉस्ट बजट बना लिया कि आपने 10,000 रुपया खर्चना है किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट के लिए, और मान लो आपको 12,000 का खर्चा आ गया, तो आप इस बजट को क्या करोगे, करेक्ट करोगे, क्योंकि 12,000 आपका एक्चुअल खर्चा आ गया जबकि आपने बजट बनाया था 10,000 का, तो आप इस बजट को सही करोगे ताकि अगली बार जो खर्चा है या अब जो खर्चा आने वाला है उसको हमारा जो बजट हमने बनाया था उस तक लेके जाया जा सके। तो करेक्टिव एक्शन किस पे लिए जाते हैं कि जो हमने बजट बनाया उसी को बेस मानकर इससे ज़्यादा जब हमारा कोई खर्चा आ जाता है, इससे ज़्यादा हमारा जो कॉस्ट है बढ़ जाती है, उसको वापस अपने बजट पे लाने के लिए जो हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं उसी को हम उसी का जो है जो बजट होता है वो उसी लिए बनाया जाता है कि हम अपना जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल कर सकें और जो हमने एस्टिमेट सेट किया उस एस्टिमेट तक उसको ला सकें। तो आंसर इज सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन कैश बजट, कैश बजट में इनमें से कौन से आइटम इंक्लूड नहीं होगी। देखिए जब नाम कैश बजट है इसका मतलब कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही इसमें रिकॉर्ड होती हैं, पैसा आया या गया वो रिकॉर्ड होगा। डेप्रिसिएशन जो होती है ये नॉन कैश आइटम होती है, यानी किसी प्रोडक्ट की किसी एसेट की वैल्यू जब कम होती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इससे ना हमारे पास कैश इनफ्लो होता है ना कैश आउटफ्लो होता है, तो ये हम कैश बजट में नहीं लेते। पेमेंट टू सप्लायर, कैश रिसीव और टैक्सेस तीनों लेते हैं। इसका आंसर शायद आंसर की में डी दिया है, लेकिन इसका सही आंसर ए है, यानी डेप्रिसिएशन चार्जेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड इफ द बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर बिजनेस क्रेडिट पे गुड्स खरीदेगा तो किसको डेबिट करेंगे। दोस्तों गुड्स खरीदी तो चाहे वो कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, और अगर क्रेडिट में हो तो क्रेडिटर को क्रेडिट कर देते हैं, या फिर नाम होता है किसी जिससे हमने खरीदी उसका नाम हम लिख देते हैं। तो किसको डेबिट करना है हमने, परचेज अकाउंट को, जो कि हमारा आंसर डी बी है। हाँ पूछा होता कि किसको क्रेडिट करना है, देन इन दैट केस हमारा आंसर क्रेडिटर रहता।
डेटर किस केस में रहता है? जो बी पार्ट है, जब हम गुड्स उधार में बेचते हैं उस केस में डेटर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्यूजल बाय द एक्सेप्टर टू पे द बिल ऑन मैच्योरिटी डेट इज कॉल्ड। देखिए जो बिल होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं, अगर एक्सेप्टर मतलब वो बिल को पे करने वाला उस पेमेंट को रिफ्यूज़ कर देता है पे करने के लिए मैच्योरिटी डेट पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोला जाता है डिसऑनर ऑफ द बिल, कि बिल डिसऑनर हो गया, उस केस में नया बिल बनाया जाता है। वो आगे की कहानी छोड़ दो क्योंकि ये तो शायद टॉपिक भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिलहाल इसका आंसर रहेगा डिसऑनर ऑफ बिल। क्वेश्चन नंबर 339, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इफ सी गेट इट होली फ्रॉम ए। अगर सी को सारा शेयर ये ए से मिल जाता है तो न्यू रेशो क्या होगी? देखो ओल्ड रेशो हमारी क्या है? 2:3। अब सी का जो शेयर है वो 1/5 है, जो कि सारा उसको ए दे रहा है। अब आपको पता है कि न्यू शेयर कैसे निकालते हैं? न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता होगा अगर आपने पार्टनरशिप पढ़ा है, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ठीक है, तो अगर हम ए की बात करें, ए का ओल्ड शेयर था 2/5, यहाँ से ले लेना है, और सेक्रीफाइस सी को जो शेयर मिलने वाला था 1/5, वो सारा का सारा क्योंकि ए ने दिया तो ए के शेयर में से माइनस कर लेंगे 1/5 जो कि इसने सी को दिया, तो कितना आंसर रह गया? 1/5। अब अगर आप न्यू रेशो बनाओगे, ए का शेयर यहाँ से ले लो 1/5, बी ने क्योंकि कुछ भी नहीं दिया तो उसका शेयर पुराना वाला ही रहेगा यानी 3/5, और सी का शेयर कितना था? 1/5, वो तो क्वेश्चन में दिया है। तो रेशो क्या बनी? 1:3:1, जो कि हमारा डी पार्ट है, इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड फॉर कैश विल इफेक्ट। अगर हमने गुड्स कैश और क्रेडिट दोनों पे खरीदी तो उससे क्या इफेक्ट होगा? देखिए अगर हम कैश में खरीदते हैं तो हम लिखते हैं अगर हम कैश में खरीदते हैं तो हम लिखते हैं परचेज डेबिट टू कैश, और अगर उधार में खरीदते हैं तो हम लिखते हैं क्रेडिटर। ठीक है, तो इसका मतलब इफेक्ट किस किस पे आने वाला है? परचेज मतलब गुड्स पे, कैश पे और क्रेडिटर पे। तो हमारा आंसर रहेगा बी, यानी कैश, गुड्स एंड क्रेडिटर। क्वेश्चन नंबर 341, रियलाइजेशन कंसेप्ट इम्प्लाइज। रियलाइजेशन कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट हमने पढ़े थे। रिलेशन का मतलब हो गया कि आप अपने रेवेन्यू यानी इनकम को कब रिकॉर्ड करोगे? जब आप अपनी गुड्स की डिलीवरी या फिर सर्विस प्रोवाइड कर दोगे। तो रिलेशन कंसेप्ट इम्प्लाइज डिलीवरी ऑफ गुड्स। डजेंट मैटर कि आपको पैसा मिला या बाद में मिलने वाला है, जब आप अपनी गुड्स डिलीवर कर देते हो, अपनी ऑब्लिगेशंस ख़त्म कर देते हो या सर्विस प्रोवाइड कर देते हो, तब आप उस इनकम को एज ए इनकम रिकॉर्ड करोगे, वेदर रिसीव्ड और नॉट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट। देखिए पर्सनल अकाउंट मैंने कहा था किसी नाम से जुड़ा हुआ अकाउंट। फॉर एग्जांपल मोहन एक नाम है, तो ये मोहन जो है ये हमारे लिए एसेट भी हो सकता है यानी हमारा डेटर हो सकता है, लाइबिलिटी हो सकती है यानी हमारा क्रेडिटर भी हो सकता है। एसेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट, और लाइबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। अगर मोहन क्रेडिट बैलेंस है इट मीन्स वो लाइबिलिटी है। कैश इन हैंड हमारा एसेट है, ये आंसर गलत है। अमाउंट पेएबल मतलब लाइबिलिटी, तो क्योंकि मोहन जो पर्सनल अकाउंट है हमारा क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस में लाइबिलिटीज आती हैं, इसका मतलब ये हो गया क्रेडिट बैलेंस ऑफ मोहन पर्सनल अकाउंट शोज कि अमाउंट पेएबल, जो अमाउंट हमें पे करना है। हाँ, इसकी जगह डेबिट बैलेंस होता इट मीन्स तब हमारा आंसर होता है अमाउंट रिसीवेबल। ये भी आप याद रख लो कि अगर डेबिट बैलेंस होगा तो रिसीवेबल। तो किसी भी पर्सनल अकाउंट के दो ही बैलेंस होंगे, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एसेट, क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी। क्रेडिट बैलेंस है तो अमाउंट पेएबल और डेबिट बैलेंस है तो अमाउंट रिसीवेबल। चलिए जी नेक्स्ट पे। कैपिटल इंक्रीजेज इफ डैश इंक्रीजेज। कैपिटल कब इंक्रीज होती है? देखिए कैपिटल इंक्रीज होती है जब हमें एडिशनल कैपिटल हम लगाएं या फिर कोई इनकम हो या फिर कोई प्रॉफिट हो, तब कैपिटल हमारी इंक्रीज होती है। तो पहली ऑप्शन जो है एक्सपेंस आर ग्रेटर देन इनकम। जब एक्सपेंस ज़्यादा हो यानी लॉस हो, लॉस होने से कैपिटल इंक्रीज नहीं होती, कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। ड्राइंग से भी कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से नो चेंज रहता है कैपिटल में, क्योंकि हम इसको एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस। अकाउंटिंग क्वेश्चन में आपने पढ़ा था रेवेन्यू मतलब हमारी इनकम, सेल्स, तो इनकम से हमारी जो कैपिटल है वो हमेशा इंक्रीज होती है। सो इसलिए हमारा आंसर रहेगा डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज राहुल द प्रोपराइटर ऑफ MSRK एंड कंपनी परचेज्ड एन एयर कंडीशनर एंड इंस्टॉल्ड एट हिज रेजिडेंस। यानी उसने एक AC खरीदा और अपने घर पे लगा लिया। पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग ए चेक। उसने पेमेंट चेक से की जो कि MSRK एंड कंपनी के नाम से था। मतलब
बिजनेस से पैसा निकाल कर उसने घर पे एक एसी लगवा दिया। द अकाउंटेंट डेबिटेड द ड्राइंग अकाउंट, अकाउंटेंट ने क्या किया, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया, बिल्कुल सही किया। विच प्रिंसिपल अकाउंटिंग डिड ही अप्लाई, कौन सा प्रिंसिपल उसने अप्लाई किया, तो सिंपल उसने बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल अप्लाई किया, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग। हम ओनर की जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये एसी अगर ऑफिस के लिए लिया होता तब हम ड्राइंग्स को डेबिट नहीं करते, तब हम एसी को एसेट अकाउंट को डेबिट कर देते, लेकिन क्योंकि ये पर्सनल यूज़ के लिए था और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि ओनर अलग और बिजनेस अलग, हमें कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड करनी है। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ओनर ने जो एसी अपने घर पे लगाया वो बिजनेस के लिए एक ड्राइंग्स हो गई, कि यानी ओनर ने अपनी कैपिटल में से पैसा निकाला। तो ये कंसेप्ट कौन सा था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसको फॉलो करके उसने उस अकाउंटेंट ने ड्राइंग्स को डेबिट किया। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्या पर्पस है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का, टू नो द बैंक बैलेंस, बिल्कुल गलत। बैंक बैलेंस देखने के लिए हम कैश बुक बनाते हैं। टू नो द बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, बिल्कुल नहीं, उसके लिए भी हम कैश बुक ही बनाते हैं। टू करेक्ट द कैश बुक, जी नहीं, कैश बुक को करेक्ट नहीं किया जाता। डी पार्ट, टू आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, कि हमारी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में जो डिफरेंसेस आए हैं उन रीजंस को ढूंढने के लिए हम BRS या बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखिए, ट्रायल बैलेंस इनमें से कौन सा है जो ट्रायल बनाने के प्रोसेस का पार्ट नहीं है। हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू हुई थी आइडेंटिफिकेशन से शुरू हुई, फिर मेजरिंग, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफिकेशन, देन समराइजिंग, और समराइजिंग के अंदर ही हम ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो ये तीनों स्टेप जो हैं ट्रायल बैलेंस की प्रोसेस में आते हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन क्योंकि इसके बाद आता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो ये अकाउंटिंग ट्रायल बैलेंस की प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किया जाता। डी इज द राइट आंसर। इफ बिल्डिंग क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग रुपीज 1 लाख, लैंड ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस 10,000, ओपनिंग कैपिटल क्या होगी। देखिए, अगर हम ओपनिंग कैपिटल की बात करें तो हम ओपनिंग बैलेंस ही लेंगे। आप सबको पता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अगर हमारे पास एसेट मतलब लैंड 1 लाख का है और लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर्स 10,000 की हैं, तो ऑब्वियसली हमारी जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी, 90,000, क्योंकि आप सबको पता है कि एसेट्स का टोटल कैपिटल लाइबिलिटीज के टोटल के बराबर होता है। तो बाकी जो बैलेंस बचेगा वो आपका कैपिटल होगी, यानी सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए जी, सी इज़ द राइट आंसर, इसको मार्क कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट्स, बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट क्या करता है इन टर्म्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक में जो बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो वो इंडिकेट करता है अमाउंट पेबल टू द बैंक, अमाउंट पेबल। याद रखना, कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस होगा वो होता है अमाउंट पेबल टू बैंक, या फिर उसको बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। और कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा, दैट इज अमाउंट पेबल बाय द बैंक। ये याद रखना है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट किस में, क्रेडिट बैलेंस किस में, कैश बुक में। हाँ, अगर पासबुक में हो क्रेडिट बैलेंस देन अमाउंट पेबल बाय द बैंक। तो ये याद रखो कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब अमाउंट पेबल टू द बैंक, जो हमें अमाउंट बैंक को पे करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल इनवेरिएबली हैव डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस किस अकाउंट का होता है, देखिए डेबिट बैलेंस किसका होता है, एसेट्स और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। बैंक अकाउंट इसका डेबिट या फिर क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकते हैं। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है बैंक अकाउंट का तो मतलब कैश एट बैंक, और क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इसलिए डेबिट क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल ये एसेट है, इसका हमेशा कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस होगा। अकाउंट्स पेएबल अकाउंट, इसका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट, लोन अकाउंट, लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस। तो किसका डेबिट बैलेंस होगा, अकाउंट रिसीवेबल का। बाकी सबका डेबिट या फिर क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। बैंक अकाउंट का खासकर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, बाकियों का तो क्रेडिट ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिसोल्यूशन इफ पार्टनर अंडरटेक टू मेक पेमेंट ऑफ ए लाइबिलिटी ऑफ द फर्म द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज। अगर डिसोल्यूशन के वक्त कोई पार्टनर किसी लाइबिलिटी को पे करता है तो किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। इसका आंसर की में शायद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, जो कि गलत है। उस केस में रिलेशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी लेता है तो रिलेशन अकाउंट
डेबिट हो जाता है, अगर कोई पार्टनर एसेट लेता है तो रिलेशन अकाउंट इन दैट केस क्रेडिट हो जाता है। तो इस केस में इसका आंसर रहेगा बी यानी रिलेशन अकाउंट। आंसर की हमेशा इसका आंसर अकाउंट सी दिया हुआ है जो कि गलत है। तो दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज़। नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज़ हम शुरू करेंगे कल। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।